यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सारे 4 यूनिट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट करे हैं। अब हम 5th यूनिट में हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमारा 4th यूनिट था। ये यूनिट बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, समझने के पर्सपेक्टिव से भी और एग्जाम में लिखने के पर्सपेक्टिव से भी। तो इस यूनिट को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होता है। ये हमारा आखिरी फंक्शनल मॉड्यूल है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको हम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल कहते हैं। अगर आपने मेरे ध्यान से सारे वीडियो लेक्चर सीरीज देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने जब फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेसर, दूसरा होता है मेमोरी, और तीसरा मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये वो मॉड्यूल है जहाँ से कंप्यूटर को डाटा मिलता है, वो उसको प्रोसेस करके वापस यूज़र को डाटा देता है। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के लिए हम जनरली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को रखते हैं मशीन में। और जैसा मैंने आपको समझाया था, ये पूरा आर्किटेक्चर है। आप चाहे एक मोबाइल प्रोसेसर की बात कीजिए, आप एक लैपटॉप प्रोसेसर की बात कीजिए, आप आर्किटेक्चर की बात कीजिए, आर्किटेक्चर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपको सेम मिलेगा। आपको हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, जिसको आप एक मिनी कंप्यूटर कहते हैं, वहाँ पर आपको मेमोरी ज़रूर मिलेगी, वहाँ पर आपको प्रोसेसर ज़रूर मिलेगा, वहाँ आपको इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल भी ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए जैसा कि हमने सारे वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रोसेसर देखा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा, फंक्शंस देखे, डिज़ाइन देखा, वैसा ही अब ये तीसरा मॉड्यूल भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। इस मॉड्यूल का नाम ही है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ोगे, उन टॉपिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ हम पहला टॉपिक आज कवर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट यूनिट, लास्ट मॉड्यूल ऑफ माय कंप्यूटर, विच इज़ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने टाइटल लिखा है ऊपर इस यूनिट का, जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस यूनिट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वो मॉड्यूल है मशीन का जहाँ पर हम कंप्यूटर को आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कराते हैं। मेमोरी मशीन के अंदर है, प्रोसेसर मशीन के अंदर है। मेमोरी डाटा को स्टोर करती है और प्रोसेसर डाटा पे प्रोसेस करता है, लेकिन ये डाटा मशीन को दे कौन रहा है और प्रोसेस होने के बाद वापस यूज़र को कौन दे रहा है, तो इसका काम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का है। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, wherein the data from the user is taken and given to the machine for processing, and after processing the data from the machine is given back to the user as a result. उसका काम होता है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, इजी मॉड्यूल है, और इसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, आज इस ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में हम क्या क्या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखेंगे। अगर आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर 5 टॉपिक्स लिखे हैं। ये पांचों टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आपने पूरा इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं। तीसरा हम देखेंगे इंटरप्ट्स क्या होते हैं और इंटरप्ट का हार्डवेयर कैसा होता है। चौथा हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का सीपीयू या मेमोरी के साथ किस तरह का डाटा एक्सचेंज होता है, वो हम पढ़ेंगे टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसफर में। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर किसे कहते हैं। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमारा पूरा इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये पांचों टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसके साथ हम इंटरप्ट्स को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे और सीरियल कम्युनिकेशन को हम थर्ड प्रायोरिटी पर रखेंगे। इसको मैं 3 स्टार्स दूंगी, इसको मैं 2 स्टार्स दूंगी और इसको मैं 1 स्टार दूंगी। लेकिन इन टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड की जरूरत है और वो बैकग्राउंड हम पहले के 2 टॉपिक्स में कवर करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको चेकलिस्ट समझ में आ चुका होगा इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पेरिफेरल डिवाइसेस। इसको हम आम भाषा में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कह सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इसका नाम पेरिफेरल क्यों है। अगर आप किसी भी मशीन को देखते हो, पेरिफेरी क्या होती है? पेरिफेरी होती है आउटसाइड, समथिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द मशीन। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब है ये ऐसे डिवाइसेस जो मशीन के साथ जोड़े गए हैं, जिनका काम बाहर का डाटा अंदर लाना और अंदर का डाटा बाहर देना ही है। इसीलिए उन डिवाइसेस का नाम पेरिफेरल डिवाइसेस है, क्योंकि ये मशीन के बाहर होते हैं। अगर मैं मेमोरी की बात करूं, मैंने आपको बताया था वी हैव अ कैबिनेट, जिसको हम कहते हैं, जिसको खोलते हैं तो हमें मदरबोर्ड दिखता है। तो मदरबोर्ड पे तो सीपीयू का चिप लगा होता है और साथ में मेमोरी के आपके कार्ड स्लॉट्स होते हैं। तो वो तो मशीन के अंदर है, लेकिन मशीन के बाहर कौन सा डिवाइसेस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, जिनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस 3 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई करा है। एक होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो बाहर का डाटा मशीन को देता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इनपुट डिवाइस। जैसे मैं कीबोर्ड की बात करती हूं, हम कीबोर्ड से क्या करते हैं? टाइप करते हैं। जब हम टाइप करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हम फीड कर रहे हैं मशीन को, जो मशीन को डाटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाटा को आगे दे रहे हैं मेमोरी के अंदर। So this process of feeding the data from a device into the machine is called as input process. तो ये बहुत ही अच्छे डिवाइसेस होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड एक एग्जाम्पल है, माउस दूसरा एग्जाम्पल है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एन इनपुट डिवाइस। एनी डिवाइस विच इज अटैच्ड टू अ मशीन विच इज feeding the machine with an external data is termed as an input device. आशा करती हूँ आपको इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन समझ आ चुका होगा। वैसा ही अब देखिए आउटपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? एनी डिवाइस दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द मशीन एंड द यूजर, और जो प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को देता है, ऐसे डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मॉनिटर। आपने हमेशा कंप्यूटर का मॉनिटर देखा होगा ना। रिजल्ट हमें कहाँ आता है? मॉनिटर पे आता है। आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहाँ आता है? मॉनिटर पे आता है। तो जाहिर सी बात है मॉनिटर बिहेव्स एज एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट इज शोइंग मी द प्रोसेस्ड रिजल्ट। सो दैट इज नथिंग बट एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर में हम क्या करते हैं? मेरे मशीन में एक डॉक्यूमेंट में डाटा है, मैं जैसे ही उस डॉक्यूमेंट पे जाके प्रिंट बोलती हूँ, ऑटोमेटिकली प्रिंटर एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, मेरे मशीन के साथ अटैच्ड है। और जैसे ही मैं प्रिंट बोलती हूँ, ऑटोमेटिकली प्रिंटर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके मुझे दे रहा है। दैट मीन्स आउटपुट शो कर रहा है डाटा का। दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। और कुछ डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। So they have the functionalities of input device also, they have the functionalities of output device also. So that is nothing but peripheral devices. ये devices मशीन के बाहर कनेक्टेड होती हैं। कुछ devices मशीन के लिए डाटा बाहर से अंदर लाती हैं, कुछ devices अंदर से प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और रिजल्ट बाहर देती है। जो डाटा अंदर लाती है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो डाटा बाहर जाता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वही फर्क है इनपुट और आउटपुट में। तो अब सबसे बड़ी बात है ये किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एनालॉग कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या फिर सीरियल कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, या पैरेलल कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
कि जो डाटा एक्सचेंज चल रहा है यूजर और मशीन और यूजर का, वो जो कम्युनिकेशन चल रहा है वाया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो डाटा एक्सचेंज एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, सीरियल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, पैरेलल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ये सब आप तब समझोगे मैं जब सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ाऊंगी सीरियल कम्युनिकेशन का। तो ये है आपके पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे जानने की, वो होता है ASCII स्टैंडर्ड के बारे में। ये क्यों जरूरी है समझना? देखिए, जब भी मैं मशीन को कुछ डाटा दे रही हूं, मशीन को जो डाटा हम दे रहे हैं, हम कौन है? ह्यूमंस है। ह्यूमंस अंडरस्टैंड नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ अल्फाबेट्स, लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, लेकिन मशीन को ये चीज समझ में नहीं आती। तो चाहे मैं डाटा इंग्लिश फॉर्म में एंटर कर रही हूं वाया एन इनपुट डिवाइस, लेकिन जब वो डाटा कन्वर्ट होता है वहां पर अल्फा न्यूमेरिक कोड का ASCII कोड होता है, एक 7 बिट का बाइनरी कोड होता है ASCII, वो बनाया जाता है हर एक अल्फाबेट के लिए, ताकि जब हम कोई अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, जो कि मेरा इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो इंटरनली मशीन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे मेमोरी में स्टोर करा रहा है। क्योंकि मशीन को क्या समझ आता है? मशीन को ABCD 1 2 3 4 कुछ नहीं समझ आता। मशीन को समझ आता है सिर्फ बाइनरी, दैट मीन 0 और 1। तो जाहिर सी बात है, अगर इनपुट डिवाइस बाहर का डाटा, ह्यूमन रीडेबल डाटा मशीन को दे रहा है, तो वो देगा तो अल्फा न्यूमेरिक में, लेकिन अंदर वो चीज कन्वर्ट हो जाती है into 7 bit of binary code which is called as an ASCII code so that the machine understands it। तो ये बहुत जरूरी होता है एक कंप्यूटर स्टूडेंट को समझना। तो सबसे पहले ये ASCII होता क्या है? ASCII एक स्टैंडर्ड है, इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड सोसाइटी है, इन्होंने हर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए 7 बिट का बाइनरी कोड बनाकर रेडी रखा है। Why 7? द रीजन इज बिकॉज 2 raised to the power 7 मैंने यहां पर लिखा है 128 है। मतलब जितने भी आपके कैरेक्टर्स है 128 कैरेक्टर्स कीबोर्ड के ऊपर, उन सब के लिए 2 raised to the power 7 मतलब 7 बिट का डिजिटल बाइनरी कोड बनता है, जो हम मशीन को समझाते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने टाइप करा कीबोर्ड से अपर केस में अल्फाबेट A, तो वो हमारे लिए तो A दिख रहा है मॉनिटर पे, लेकिन जब वो चीज मशीन के अंदर फीड हो रही है तो A का 7 बिट का ASCII कोड कन्वर्ट करके फिर वो मेमोरी में जाके सेव हो रहा है। तो अब ये हमें समझना जरूरी है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 94 कैरेक्टर्स तो आपके सारे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही हैं। उसके बाद मेरे पास 34 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स मतलब जैसे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, मतलब पैराग्राफ के लेफ्ट पे राइट पे कहाँ पे आपको इंडेंटेशन देनी है, फॉर्मेटिंग कहाँ पे करनी है, ये सब भी आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में आते हैं, जो कि 34 है नंबर में कीबोर्ड पे। उसके अलावा मेरे पास 26 अपर केस अल्फाबेट्स हैं, ABCD इन कैपिटल्स, और 26 लोअर केस है, ABCD इन लोअर केस। उसके बाद मेरे पास नंबर्स भी हैं, कीबोर्ड के राइट साइड देखेंगे तो मेरे पास नंबर्स भी हैं 0 to 9। उसके अलावा मेरे पास कुछ 32 स्पेशल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, लाइक एक्सक्लेमेशन, लाइक लेस देन साइन, लाइक ग्रेटर देन साइन, लाइक अ टिल्ट सिंबल। तो ये सब जो है ये कंबाइन होके कितना बन जाते हैं? ये टोटल बन जाते हैं 128 कैरेक्टर्स। तो ये 128 कैरेक्टर्स के लिए आपके लिए 7 बिट का ASCII कोड बनाया गया है, क्योंकि मशीन डिजिटल समझता है। इसीलिए जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई भी की टाइप कर रहे हैं,
चाहे अल्फाबेट करे, चाहे नंबर्स करे, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स करे, इंटरनली उसका 7 बिट का ASCII कोड ऑलरेडी होगा जो एज इट इज सेव हो जाता है मेमोरी के अंदर. So I think this concept is very very clear क्योंकि what humans understand is a different format and what machines understand is a different format. So you have to come on a common plane. अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम प्रोसेसर एग्जीक्यूट करे तो सबसे पहले तो प्रोसेसर को उसकी भाषा में समझाना होगा. तो वो समझाने के लिए हमें पहले हर एक लाइन को टाइप करना पड़ेगा जो कि हम करते हैं, लेकिन टाइप आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करोगे, लेकिन इंटरनली वो 7 बिट के ASCII में कन्वर्ट होके मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा. द सेम इज द केस विथ आउटपुट ऑल्सो. रिजल्ट तो आपका डिजिटल आ रहा है, लेकिन जब वो बाहर आ रहा है वो आपका फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ताकि आप समझे रिजल्ट को. वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, फिर से हर एक डिजिटल के साथ आपका अल्फा न्यूमेरिक का डेटा तो बना हुआ है. जैसे कैपिटल ए का ये है, तो जब रिजल्ट ये आएगा तो ऑटोमेटिकली आई कैन मैप इट टू कैपिटल ए. तो चाहे इनपुट करूं चाहे आउटपुट करूं, ASCII कोड विल डेफिनेटली कम इनटू एग्जिस्टेंस. So this is the concept of peripheral devices in input-output organization. They play a major role to take the data from the outside and give it to the machine, and from the machine the processed result to the outside world. इनके बिना हम कभी भी डाटा एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे. We want to develop softwares, but if we don't have a medium how to write programs, where to write programs, then it is very difficult for us to let the machine process it. So if you want the machine to process it, input output devices are extremely important, though they are at the periphery, but they are important. तो आशा करती हूँ कि आपको पेरिफेरल डिवाइसेस वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा. इसको ध्यान से पढ़िए. ये ज्यादातर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते नहीं है, लेकिन हाँ 2 to 4 मार्क्स के लिए जरूर पूछ सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्या करती हैं. तो आप प्लीज मेंशन करिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आई एम श्योर आप इसको जब एलॉबरेटली लिखने लगोगे इस वीडियो को देख के तो आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स हो जाएंगे टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो बेस बनाता है बाकी टॉपिक्स को. इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी क्या जरूरत है IO ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इनके बिना पेरिफेरल डिवाइसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे. ये सारी चीजों की जानकारी हम अगले वीडियो लेक्चर में जरूर लेंगे. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.